आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की 2 दिवसीय बैठक आज हैदराबाद में होगी। बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा शासित सभी राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल होंगे। शिरोमणि अकाली दल ने राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को समर्थन की घोषणा की है। भारतीय सेना और नौसेना ने अग्निपथ योजना के अंतर्गत भर्ती प्रक्रिया आरंभ की। डीआरडीओ ने मानव रहित लड़ाकू विमान की पहली उड़ान संचालित की। देश के वस्तु और सेवा कर संग्रह में इस वर्ष जून में 56% की वृद्धि हुई और ये 1,45,000 करोड़ रुपए रहा। रेलवे ने इस वर्ष जून महीने में 12.5 करोड़ टन का अब तक का सर्वाधिक मासिक माल लदान दर्ज किया। भारतीय मूल के टी राजा कुमार ने वित्तीय कार्यवाही बल FATF के अध्यक्ष का पदभार संभाला और भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने 3 एकदिवसीय क्रिकेट मैचों की श्रृंखला के पहले मैच में कल पल्लिकल में अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में श्रीलंका को 4 विकेट से हराया। समाचार प्रभात में विशाल शर्मा के साथ मैं लवली निगम। भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक आज तेलंगाना के हैदराबाद में होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय बैठक के सभी सत्रों में भाग लेंगे। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग ने कहा है कि कार्यकारिणी की बैठक हैदराबाद में 18 वर्ष बाद हो रही है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से। बैठक से पहले भाजपा अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने कल शाम महासचिवों के साथ बैठक की। पार्टी के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक आज शाम होगी। कार्यकारिणी की बैठक में 340 प्रतिनिधि भाग ले सकते हैं। केंद्रीय मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह और नितिन गडकरी भी शामिल होंगे। भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी बैठक में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभी सत्रों में भाग लेंगे और पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ उपस्थित रहेंगे। बैठक कल शाम तक चलेगी। प्रधानमंत्री कल शाम सिकंदराबाद के परेड ग्राउंड में एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। तेलंगाना के 35,000 पोलिंग बूथों से जुड़े भाजपा कार्यकर्ता भी विजय संकल्प रैली में उपस्थित रहेंगे। भाजपा अध्यक्ष JP नड्डा तेलंगाना के निर्माण में भाजपा के योगदान को दर्शाने वाली एक प्रदर्शनी का भी उद्घाटन करेंगे। इस बीच भाजपा के शीर्ष नेताओं ने संपर्क अभियान के अंतर्गत 119 विधानसभा क्षेत्रों में जाकर पार्टी को मजबूत बनाने के लिए कार्यकर्ताओं का आह्वान किया है। हैदराबाद से लक्ष्मी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अलका सिंह। महाराष्ट्र विधानसभा का 2 दिन का विशेष सत्र अब कल से शुरू होगा। पहले इसे आज और रविवार को होना था। राज्य विधानसभा सचिवालय ने बताया है कि अध्यक्ष का चुनाव भी इसी दौरान होगा। सचिवालय ने सभी विधायकों से इस सत्र में उपस्थित रहने की अपील की है। इस बीच मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा है कि विधानसभा सत्र में वो बहुमत सिद्ध करने को लेकर आश्वस्त हैं। उन्होंने बताया कि गोवा में रह रहे विधायक आज महाराष्ट्र लौटेंगे। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने रेलवे और प्रशासन की ओर से की गई मानसून से पहले की तैयारियों पर संतोष व्यक्त किया है। श्री शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कल राज्य में मानसून की स्थिति के बारे में संबंधित विभागों, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल, सेना, नौसेना, वायुसेना और पुलिस के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। इस बैठक में रेलवे और मौसम विभाग के व्यक्तिगत अधिकारी उपस्थित थे, जबकि आयुक्तों और जिलाधिकारियों ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भाग लिया। बैठक के बाद मीडिया से बातचीत में श्री शिंदे ने बताया कि वर्षा से संबंधित शिकायतों के समाधान के लिए नियंत्रण कक्ष आरंभ करने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि जान माल के किसी भी नुकसान को रोकने के लिए सभी विभागों को तालमेल के साथ काम करना होगा। ओडिशा विधानसभा का मानसून सत्र आज से आरंभ हो रहा है। सत्र के दौरान कोविड नियम संबंधी आचरण का पालन किया जाएगा। राज्य के वित्त मंत्री निरंजन पुजारी बजट सत्र के पहले दिन वर्ष 2022-23 का राज्य का बजट पेश करेंगे। इस सत्र के दौरान 24 बैठकें होंगी। संसद का मानसून सत्र इस महीने की 18 तारीख से शुरू होकर 12 अगस्त तक चलेगा। लोकसभा सचिवालय ने बताया है कि इस सत्र में कुल 18 बैठकें होंगी। राष्ट्रपति चुनाव 18 जुलाई को और उपराष्ट्रपति पद का चुनाव 6 अगस्त को कराया जाएगा। दोनों की मतगणना
संसद भवन परिसर में की जाएगी। नवनिर्वाचित राष्ट्रपति को 25 जुलाई को संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में शपथ दिलाई जाएगी। उपराष्ट्रपति 11 अगस्त को शपथ लेंगे। शिरोमणि अकाली दल ने राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को समर्थन की घोषणा की है। शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने चंडीगढ़ में पार्टी पदाधिकारियों की बैठक के बाद ये घोषणा की। श्री बादल ने कहा कि शिरोमणि अकाली दल ने हमेशा समाज के निर्धन और कमजोर वर्गों के लिए काम किया है। उन्होंने कहा कि वो कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार को अपना समर्थन नहीं दे सकते। मतभेद ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਨੂੰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਰਾਹ ਚੁਣੀਏ। ਸੋ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ द्रौपदी मुर्मू जी ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਾਂਗੇ ਐਜ਼ प्रेसिडेंट। इससे पहले सुश्री मुर्मू ने चंडीगढ़ में शिरोमणि अकाली दल के नेताओं से मुलाकात की और राष्ट्रपति चुनाव में उनका समर्थन मांगा। सुश्री मुर्मू ने हरियाणा बीजेपी और जेजेपी के विधायकों और सांसदों तथा पंजाब के भाजपा नेताओं से भी मुलाकात की। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला, भाजपा की हरियाणा इकाई के प्रमुख ओम प्रकाश धनखड़ और पंजाब इकाई के अध्यक्ष अश्विनी शर्मा ने चंडीगढ़ के हरियाणा भवन में सुश्री मुर्मू का स्वागत किया। देश के वस्तु और सेवा कर संग्रह में इस वर्ष जून में 56% की वृद्धि हुई है और ये 1,45,000 करोड़ रुपए रहा। पिछले वर्ष जून में जीएसटी की संग्रह 92,800 करोड़ रुपए थी। आर्थिक वृद्धि तथा कर चोरी के खिलाफ कड़े कदमों और विशेष रूप से फर्जी बिल बनाने वालों पर कार्रवाई से जीएसटी संग्रह में वृद्धि हुई है। जीएसटी लागू होने के बाद 5वीं बार मासिक जीएसटी संग्रह का आंकड़ा 1,40,000 करोड़ रुपए के पार पहुंचा है। वित्त मंत्रालय ने बताया है कि मार्च 2022 के बाद लगातार चौथे महीने जीएसटी संग्रह में इतनी वृद्धि हुई है। मौजूदा वित्त वर्ष की पहली तिमाही में औसत जीएसटी संग्रह 1,51,000 करोड़ रुपए रहा, जबकि पिछले वित्त वर्ष की पहली तिमाही में ये 1,10,000 करोड़ रुपए था। इस प्रकार जीएसटी संग्रह में 37% की वृद्धि दर्ज की गई है। रेलवे ने इस वर्ष जून महीने में 12.5 करोड़ टन का अब तक का सर्वाधिक मासिक माल लदान दर्ज किया है। बढ़े हुए लदान में 2021 की इसी अवधि की तुलना में 11.28% की वृद्धि हुई। रेल मंत्रालय ने कहा है कि इस वृद्धि में 1 करोड़ 30 लाख टन कोयले का बढ़ा हुआ लदान है। इसके बाद सीमेंट और अनाज के लदान में वृद्धि हुई है। इस वित्त वर्ष की पहली तिमाही में कुल माल लदान 2021-22 के 33 करोड़ 90 लाख टन की तुलना में 37 करोड़ 90 लाख टन से अधिक रहा है। रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि देश की थल सेना और नौसेना में अग्निपथ योजना के तहत अग्निवीरों की भर्ती के लिए पंजीकरण शुरू हो चुका है। योजना के अंतर्गत थल सेना, नौसेना और वायुसेना में अग्निवीरों की भर्ती 4 साल के लिए होगी। 4 साल बाद इनमें से 25% तक अग्निवीरों को उनकी योग्यता, इच्छा और फिटनेस के आधार पर नियमित किया जाएगा। शेष 75% अग्निवीर 11 से 12 लाख रुपए के सेवानिधि पैकेज के अधिकारी होंगे। दूसरा करियर शुरू करने के लिए उन्हें योग्यता प्रमाण पत्र और बैंक ऋण भी दिए जाएंगे। भर्ती 90 दिन में शुरू हो जाएगी और अग्निवीर पुरस्कार, पदक और बीमा के भी हकदार होंगे। पहले 4 साल में सैनिकों को 30 से 40 हजार रुपए का मासिक वेतन दिया जाएगा। देश में कोविड टीकाकरण 197 करोड़ 83 लाख के आंकड़े को पार कर गया है। कल 8 लाख से अधिक टीके लगाए गए। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि अब तक 12 से 14 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों को 6 लाख से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य कर्मियों, अग्रिम पंक्ति के कर्मियों और 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लोगों समेत पात्र लाभार्थियों को 4 करोड़ 63 लाख एहतियाती टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि सरकार किफायती, सुलभ और गुणवत्ता युक्त स्वास्थ्य सेवाओं के उद्देश्य के साथ समग्र स्वास्थ्य परिवेश बनाने के लिए सभी हितधारकों के साथ मिलकर काम कर रही है। उन्होंने नई दिल्ली में लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज में कल चिकित्सक दिवस समारोह में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में स्वास्थ्य क्षेत्र के आयाम तेजी से बदल रहे हैं। उन्होंने चिकित्सक समुदाय की प्रशंसा करते हुए कहा कि ये हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जिस तरह से हॉस्पिटल भर गई थी, लोग घबरा रहे थे,
दुनिया में डॉक्टर ड्यूटी पर जाना मना कर रहे थे, पेशेंट को बेड नहीं मिल रहे थे, वैसी स्थिति में हमारे देश के डॉक्टर्स हो या नर्स हो, जिस तरह से अपनी ड्यूटी को निभाया है, ऐसी स्थिति में काम करने के लिए मैं डॉक्टर और सभी नर्स को सैल्यूट करता हूँ। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। कंपटीशन की अगर आप कर रहे हैं तैयारी, तो उनके लिए ऑल इंडिया रेडियो पर हम लाए हैं अभ्यास, एक ऐसा कार्यक्रम जिसमें आप पूछेंगे सवाल व्हाट्सएप नंबर 9289094044 पर, या फिर ईमेल करेंगे abhyas.airnews@gmail.com पर, और हमारे विशेषज्ञ देंगे इसका जवाब। आपका अभ्यास हमारा प्रयास। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचारों पर। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की 2 दिवसीय बैठक आज से हैदराबाद में होगी। बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और भाजपा शासित सभी राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल होंगे। शिरोमणि अकाली दल ने राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को समर्थन की घोषणा की है। भारतीय सेना और नौसेना ने अग्निपथ योजना के अंतर्गत भर्ती प्रक्रिया आरंभ की। डीआरडीओ ने मानव रहित लड़ाकू विमान की पहली उड़ान संचालित की। देश के वस्तु और सेवा कर संग्रह में इस वर्ष जून में 56% बढ़कर पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में 1,45,000 करोड़ रुपए रहा। रेलवे ने इस वर्ष जून महीने में 12.5 करोड़ टन का अब तक का सर्वाधिक मासिक माल लदान दर्ज किया है। भारतीय मूल के टी राजा कुमार ने वित्तीय कार्रवाई कार्यबल FATF के अध्यक्ष का पदभार संभाला और भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने 3 एकदिवसीय क्रिकेट मैचों की श्रृंखला के पहले मैच में कल पल्लिकले में अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में श्रीलंका को 4 विकेट से हराया। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने ऑटोनोमस फ्लाइंग टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर की प्रथम सफल उड़ान संचालित की है। ये उड़ान कर्नाटक में चित्रदुर्ग में एरोनॉटिकल टेस्ट रेंज में की गई। इसके साथ ही भारत के गोपनीय मानव रहित कॉम्बैट एरियल व्हीकल UCAV का सफल परीक्षण कर एक उपलब्धि प्राप्त कर ली गई है। इसे स्टील्थ विंग फ्लाइट टेस्ट बेड स्विफ्ट भी कहा जाता है। ये कार्यक्रम भारत की 5वीं पीढ़ी के स्टील्थ फाइटर एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट विकसित करने से संबंधित है। ये उड़ान पूरी तरह से स्वचालित थी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि यह स्वचालित विमान निर्मित करने की दिशा में महत्वपूर्ण उपलब्धि है। इससे सैन्य प्रणाली के संदर्भ में आत्मनिर्भर भारत की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बढ़ा है। सिंगल यूज प्लास्टिक यानी एक बार उपयोग में आने वाले प्लास्टिक पर प्रतिबंध कल से लागू हो गया है। पूरे देश में आज से सिंगल यूज प्लास्टिक वस्तुओं के उत्पादन, आयात, भंडारण, वितरण, बिक्री और उपयोग पर पाबंदी रहेगी। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा है कि इससे स्वच्छ भारत का सपना साकार होगा। Day in realizing the vision of clean and green India of Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji. The single-use plastic ban comes into effect. This historical step will be instrumental in realizing the vision of plastic-free India. केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, स्वदेशी उद्योग और वैश्विक बाजार पर ध्यान केंद्रित करते हुए फार्माकोपिया औषध क्षेत्र से योजना तैयार करने की आवश्यकता पर बल दिया है। नई दिल्ली में भारतीय फार्माकोपिया आयोग सम्मेलन में डॉक्टर मांडविया ने कहा कि दुनिया भर में जेनेरिक दवाइयां विकसित करने और बनाने तथा सस्ती दवाइयों की आपूर्ति से भारत फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड बन गया है। उन्होंने कहा कि 4 देशों अफगानिस्तान, घाना, नेपाल और मॉरिशस ने भारतीय फार्माकोपिया को मानक के रूप में स्वीकार किया है। उन्होंने कहा कि हमें योजना बनानी चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए जिससे और देश भी हमारे फार्माकोपिया को स्वीकार कर सकें। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कल गुजरात में गांधीनगर जिले में 210 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं की नींव रखी। उन्होंने रूपल और वासन गांवों में झीलों की स्थिति में सुधार, कलोल तालुका में 2 रेल पुलों के निर्माण और विश्व उमिया धाम को जोड़ने वाली
4 लेन के सड़क बनाने के कार्यों का शुभारंभ किया। इस अवसर पर श्री शाह ने कहा कि केंद्र सरकार ने प्रसाद योजना के अंतर्गत रूपल गांव के वरदायिनी माता मंदिर को भी शामिल किया है। उन्होंने कहा कि अब ये मंदिर देश के पर्यटन मानचित्र पर विशेष आकर्षण बन जाएगा। श्री शाह ने चंद्रशेखर आजाद नगर में 86 करोड़ रुपए की लागत से बने सरकारी कर्मचारियों के 280 आवासों, तारापुर में 7 करोड़ रुपए की लागत से बने 6 लेन वाले फ्लाईओवर और गांधीनगर सिविल अस्पताल में 50 लाख रुपए की लागत से बने सखी वन स्टॉप सेंटर को राष्ट्र को समर्पित किया। भारत की सबसे बड़ी सचल और सौर ऊर्जा परियोजना अब पूरी तरह से आरंभ हो गई है। एनटीपीसी ने जुलाई से प्रभावी रूप से तेलंगाना के रामागुंडम में 100 मेगावाट रामागुंडम फ्लोटिंग सोलर पीवी परियोजना में से 20 मेगावाट की अंतिम भाग क्षमता के वाणिज्य संचालन की घोषणा की है। रामागुंडम में 100 मेगावाट की सौर पीवी परियोजना के संचालन के साथ दक्षिणी क्षेत्र में सचल सौर क्षमता का कुल वाणिज्यिक संचालन बढ़कर 217 मेगावाट हो गया है। इससे पहले एनटीपीसी ने केरल के कायमकुलम में 92 मेगावाट फ्लोटिंग सोलर और आंध्र प्रदेश के सिमहाद्री में 25 मेगावाट फ्लोटिंग सोलर के वाणिज्यिक संचालन की घोषणा की थी। केंद्रीय मत्स्य पालन और पशुपालन राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने कल हैदराबाद में राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड का दौरा किया। उन्होंने बोर्ड की मुख्य कार्यकारी डॉक्टर सी सुवर्णा तथा अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ संगठन की तमाम गतिविधियों की समीक्षा की। राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड मछली उत्पादन को बढ़ाने और इसके विपणन की सुविधा के लिए तालाबों और जलाशयों में गहन जलीय कृषि, जलाशय मत्स्य पालन विकास, तटीय जलीय कृषि जैसी कई गतिविधियां लागू कर रहा है। डॉक्टर मुरुगन ने राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड परिसर में स्थापित जलीय पशु स्वास्थ्य गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशाला का भी निरीक्षण किया और इसकी सुविधाओं की समीक्षा की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार प्रत्येक घर में बिजली और गैस कनेक्शन उपलब्ध कराने की योजना बना रही है। उन्होंने कल अपने लोकसभा क्षेत्र गांधीनगर में विभिन्न विकास परियोजनाओं का आरंभ करने के बाद ये बात कही। श्री शाह ने कहा कि सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में वर्ष 2024 तक हर एक गरीब परिवार को घर देने की योजना बना रही है। वित्तीय कार्रवाई कार्यबल एफएटीएफ के अध्यक्ष का पदभार भारतीय मूल के टी राजाकुमार ने संभाल लिया है। एफएटीएफ आतंकी गतिविधियों को पैसा उपलब्ध कराने की कार्रवाइयों की निगरानी करने वाली वैश्विक संस्था है। संस्था ने एक ट्वीट में कहा है कि राजाकुमार अंतर्राष्ट्रीय धन शोधन निरोधक कार्रवाई को और प्रभावी बनाने को प्राथमिकता देंगे और परिसंपत्तियों की उगाही को बेहतर बनाने जैसे अन्य उपायों पर भी ध्यान देंगे। सिंगापुर के गृह मंत्रालय और पुलिस बल में टी राजाकुमार को 35 वर्ष से अधिक का अनुभव है। वो डॉक्टर मार्कस प्लेयर के बाद ये पद ग्रहण कर रहे हैं और अगले 2 वर्ष तक ये दायित्व संभालेंगे। अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद को वित्त पोषण और धन शोधन पर निगरानी और रोकथाम की जिम्मेदारी एफएटीएफ निभाता है। इंटरपोल और संयुक्त राष्ट्र के साथ काम करने का भी टी राजाकुमार को गहन अनुभव है। लीबिया में शुक्रवार की शाम टोब्रुक में संसद में प्रदर्शनकारी जबरदस्ती घुस आए। प्रत्यक्षदर्शियों ने एक समाचार एजेंसी को बताया कि प्रदर्शनकारियों ने देश के राजनीतिक दलों के प्रति अपना गुस्सा जताते हुए इमारत के सामने आग लगा दी। प्रत्यक्षदर्शियों ने कहा कि संसद की सुरक्षा कर रहे सुरक्षा बल घटनास्थल से हट गए। सरकार की नाकामी को लेकर टोब्रुक, बेंगाजी और कुछ छोटे शहरों में भी प्रदर्शन हुए। तेल समृद्ध लीबिया में 2011 से ही 4 दशक से सत्ता में बने आ रहे कर्नल मुअम्मर गद्दाफी को हटाने के बाद से उथल-पुथल बनी हुई है। राष्ट्रपति और संसद के चुनाव पिछले साल दिसंबर में होने थे, लेकिन कई विवादास्पद मुद्दों के कारण चुनाव अब तक नहीं हो सके हैं। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने 3 एकदिवसीय क्रिकेट मैचों की श्रृंखला के पहले मैच में कल पल्लेकल अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में श्रीलंका को 4 विकेट से हरा दिया। इस प्रकार भारत ने श्रृंखला में 1-0 की बढ़त हासिल कर ली है। भारत को जीत के लिए 172 रन की जरूरत थी, जो उसने 38 ओवर में बना लिए। भारत ने 6 विकेट खोकर 176 रन बनाए थे। कप्तान हरमनप्रीत कौर ने सर्वाधिक 44 रन बनाए। और अब एक नजर आज के मौसम पर।
राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई में आमतौर पर बादल छाए रहेंगे। एक दो स्थानों पर वर्षा हो सकती है या गरज के साथ बौछारें पड़ सकती हैं। इन महानगरों में तापमान 24 से 36 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। श्रीनगर और मुजफ्फराबाद में आमतौर पर आसमान साफ रहेगा और शाम या रात को आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। जम्मू में गरज के साथ बारिश हो सकती है। लेह और गिलगित में आसमान साफ रहेगा। विशाखापत्तनम, बेंगलुरु और तिरुवनंतपुरम में बादल छाए रहेंगे। एक या दो बार वर्षा हो सकती है या गरज के साथ बौछारें पड़ सकती हैं। हैदराबाद में वर्षा हो सकती है या शाम या रात को गरज के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। पूर्वोत्तर में गुवाहाटी, इम्फाल, अगरतला, गैंगटॉक, कोहिमा, शिलंग, ईटानगर और आइजोल में आमतौर पर आसमान में बादल छाए रहेंगे। इन शहरों में एक या दो बार वर्षा हो सकती है या गरज के साथ छींटे पड़ सकती हैं। आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत आइए अब सुनते हैं आकाशवाणी की विशेष प्रस्तुति आजादी का सफर। आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी समाचार के संग एक राष्ट्र का उदय। भारत का गौरवशाली स्वतंत्रता संग्राम आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में शामिल है। आकाशवाणी से हम रोजाना प्रस्तुत कर रहे हैं इस संघर्ष की झलक। आज की कड़ी में हम स्वाधीनता सेनानी यूसुफ मेहर अली को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। उनका निधन 2 जुलाई 1950 को हुआ था। यूसुफ मेहर अली को साइमन वापस जाओ और भारत छोड़ो के नारे देने का श्रेय दिया जाता है। साइमन गो बैक! साइमन गो बैक! यूसुफ मेहर अली का जन्म 23 सितंबर 1903 को हुआ था। उन्होंने नेशनल मिलिशिया, बॉम्बे लीग और कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की थी। यूसुफ ने अनेक किसान और व्यापार संघों के आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उन्होंने साइमन कमीशन के विरुद्ध आंदोलन में भी भाग लिया था। भारत छोड़ो आंदोलन से भी वे जुड़े रहे और जेल गए। 1942 में वे बंबई के महापौर चुने गए। तब वे यरवड़ा केंद्रीय कारागार में थे। यूसुफ अली जाने माने लेखक भी थे। उन्होंने लीडर्स ऑफ इंडिया, द प्राइज ऑफ लिबर्टी और अंडरग्राउंड मूवमेंट पुस्तकें लिखी। राष्ट्रवादी नेता यूसुफ जीवन भर जनसेवा करते रहे। 1950 में उनका निधन हो गया। इस महान भारतीय यूसुफ अली को नमन। हम आज स्वतंत्रता सेनानी बख्त खान का भी स्मरण कर रहे हैं। बहादुर शाह जफर ने 2 जुलाई 1857 को उन्हें हिंदुस्तान आर्मी का जनरल नियुक्त किया था। वे उत्तर प्रदेश के बरेली के निवासी थे। पहले वे ब्रिटिश भारतीय सेना की आर्टिलरी में सूबेदार रहे। 1857 में भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के दौरान उन्होंने ब्रिटिश सेना छोड़ दी और बरेली में स्वाधीनता से जुड़ी गतिविधियों में भाग लेने लगे। बख्त खान बरेली में सैन्य गतिविधियों के लिए ब्रिगेडियर बना दिए गए। उन्होंने हथियारों और गोला बारूद की व्यवस्था की। बख्त खान ने जून 1857 में अपने साथियों, खजाने और हथियारों तथा गोला बारूद के साथ दिल्ली की ओर कूच किया। बख्त खान 2 जुलाई 1857 को दिल्ली पहुंचे, जहां बहादुर शाह जफर ने उनका स्वागत किया। बहादुर शाह ने उन्हें फरजंद कहा और जनरल के खिताब के साथ कमांडर इन चीफ नियुक्त किया। बख्त खान ने दिल्ली में सेना को पुनर्गठित किया और उन्हें कड़े अनुशासन में रहने का आदेश दिया। उन्होंने दिल्ली में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रशासनिक परिषद के गठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसे जलसाए फौजी कहते थे। हालांकि उन्होंने दिल्ली में अनेक ठिकानों से अंग्रेजों को उखाड़ने में सफलता पाई, लेकिन 25 अगस्त 1857 को नजफगढ़ में उन्हें पराजय का सामना करना पड़ा। सितंबर 1857 में अंग्रेजों के कब्जे के बाद बख्त खान ने दिल्ली छोड़ दी, लेकिन लखनऊ और रोहिलखंड में अंग्रेजों से लड़ाई जारी रखी। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के दमन के उपरांत बख्त खान नेपाल चले गए और माना जाता है कि 1859 में लड़ाई के दौरान उनका निधन हो गया। इस महान स्वाधीनता सेनानी बख्त खान को हमारा शत-शत नमन। हम शहीद सावन को भी आज श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं।
जिन्होंने 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में गुजरात से भाग लिया था। सावन ने अंग्रेजों की क्रूरता के विरोध में आवाज उठाई और अपने पड़ोसियों को हथियार उठाने और विदेशी शासन को उखाड़ने के लिए प्रेरित किया। अंग्रेजों ने उन्हें पकड़ लिया और उन पर राजद्रोह तथा कंपनी शासन से विद्रोह करने के आरोप लगाए। इसके लिए सावन को बेड़ियों में जकड़कर आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। अंडमान द्वीप समूह में 2 जुलाई 1859 को कैद में ही उनका निधन हो गया। भारत मां के इस महान सपूत शहीद सावन को हमारा शत शत नमन। आज हम शहीद दोधई, भगवान और सहदेव का भी स्मरण कर रहे हैं। वे उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के निवासी थे। इन वीरों को 2 जुलाई 1923 को फांसी दे दी गई थी। असहयोग आंदोलन के दौरान चौरी चौरा थाने की ब्रिटिश पुलिस ने क्षेत्र में शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर गोली चला दी। गोलीबारी में अनेक लोग मारे गए और बहुत सारे लोग घायल हुए। जब पुलिस की गोली खत्म हो गई तो गोलीबारी से क्रोधित भीड़ को देखकर पुलिस पीछे हट गई और थाने में जाकर छुप गई। कुछ घायल सत्याग्रहियों ने थाने की इमारत पर मिट्टी का तेल छिड़ककर आग लगा दी। इसके कारण थाने के अंदर सभी 23 पुलिसकर्मियों की मृत्यु हो गई। दोधई, भगवान और सहदेव आरोपियों में शामिल थे। उन्हें चौरी चौरा की घटना में शामिल होने के लिए दोषी ठहराया गया। उन्हें मौत की सजा सुनाई गई और 2 जुलाई 1923 को फांसी दे दी गई। आकाशवाणी की ओर से भारत मां के इन महान सपूतों दोधई, भगवान और सहदेव को हमारा शत शत नमन। इसके साथ ही आजादी का सफर आकाशवाणी समाचार के संग की ये कड़ी अब यहीं संपन्न होती है। कल फिर मिलेंगे नई कड़ी के साथ। और विशाल, अब बताएं आज के समाचार पत्रों में क्या विशेष है? जी लवलीन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बातचीत को जनसत्ता ने सुर्खी बनाते हुए लिखा है, यूक्रेन संकट को वार्ता और कूटनीति से सुलझाने पर जोर। सरकार के पेट्रोल, डीजल और विमान ईंधन की निर्यात पर एक एक्साइज ड्यूटी बढ़ाने के फैसले पर राजस्थान पत्रिका का कहना है कि इससे निजी पेट्रोल पंपों पर घरेलू सप्लाई बेहतर रहेगी। राष्ट्रीय सहारा कहता है, ईंधन पर लगे कर की हर पखवाड़े होगी समीक्षा। बिना पायलट के पहले लड़ाकू विमान की सफल उड़ान को अमर उजाला ने उपलब्धि बताते हुए कहा है, रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने और भविष्य में मानव रहित विमान बनाने तथा संवेदनशील तकनीक विकसित करने में मदद मिलेगी। थल सेना और नौसेना में अग्निपथ योजना के अंतर्गत भर्ती प्रक्रिया शुरू होने पर दैनिक जागरण कहता है, वायुसेना ने इसे 24 जून से शुरू किया था और अब तक 2,72,000 आवेदन प्राप्त हुए हैं। पुरी में कल से शुरू हुई रथ यात्रा को दैनिक भास्कर ने सचित्र देते हुए लिखा है, समुद्र से जन समुद्र का मुकाबला। राष्ट्रीय सहारा की खबर है, रिजर्व बैंक के नोट परखने के नए मानक जारी। अब नोट फिटनेस सॉर्टिंग मशीन का इस्तेमाल किया जाएगा। पत्र आगे लिखता है, नोटों के 11 चेकअप होंगे, अनफिट हुए तो बाहर। सिंगल यूज प्लास्टिक पर कल से शुरू हुई पाबंदी की खबरें सभी अखबारों में है। अखबारों के अनुसार आंध्र प्रदेश के तिरुपति मंदिर में भुट्टे से बनी थैली में बांटा जा रहा है प्रसाद। उधर नवभारत टाइम्स का कहना है, पहले दिन कहीं कम तो कहीं ज्यादा दिखा असर। पत्र के अनुसार कई बेहतर विकल्प लेकिन कीमतें ज्यादा। राजस्थान पत्रिका ने हाल मौसम शीर्षक से लिखा है, मॉनसून एक्सप्रेस ने पकड़ी रफ्तार, इस महीने अच्छी बारिश के आसार। राष्ट्रीय सहारा ने विशेष आलेख में लिखा है, तापमान बढ़ने और फिर घटने से हजारों प्रजातियों को होगा स्थायी नुकसान। देश का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट मथुरा में हिंदुस्तान की खबर है। पत्र के अनुसार इसके जरिए वैकल्पिक ऊर्जा का नया विकल्प तैयार होगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की 2 दिवसीय बैठक आज से हैदराबाद में होगी। बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा शासित सभी राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल होंगे। शिरोमणि अकाली दल ने राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को समर्थन की घोषणा की है।
भारतीय सेना और नौसेना ने अग्निपथ योजना के अंतर्गत भर्ती प्रक्रिया आरंभ की। डीआरडीओ ने मानव रहित लड़ाकू विमान की पहली उड़ान संचालित की। देश के वस्तु और सेवा कर संग्रह में इस वर्ष जून में 56% बढ़कर पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 1,45,000 करोड़ रुपए रहा। रेलवे ने इस वर्ष जून महीने में 12.5 करोड़ टन का अब तक का सर्वाधिक मासिक माल लदान दर्ज किया। भारतीय मूल के टी राजा कुमार ने वित्तीय कार्यवाही कार्यबल FATF के अध्यक्ष का पदभार संभाला और भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने 3 एकदिवसीय क्रिकेट मैचों की श्रृंखला में श्रीलंका को हराया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।